Good morning to once again. In this business study class, we were discussing chapter number 2 that is principle of management. ये हम डिस्कस कर रहे थे और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपके पास में जो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल हम 14 प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में हम जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर उसके जो है 4 प्रिंसिपल में डिस्कस कर चुके थे और अब हम जो है परसों हमने शुरू किया था वो जो हेनरी आपका जो डब्ल्यू टेलर है उनकी 5 जो टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहले आपकी टेक्निक थी दैट वाज फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब ये हुआ था कि द टेलर सजेस्टेड दैट इन द फैक्ट्री देयर शुड बी द division of work in 2 departments, that is one is the planning department and other is the production department, and there should be proper coordination in both the departments. Means the worker cannot be expert in each and everything, therefore the in planning department there must be 4 persons, and the same thing also in the planning production department there must be 4 persons, and all these 4 person and 4 plus 4 person 8 person will instruct to the workers so that the proper production could be carried out. तो ये जो आपका फंक्शनल फोरमैनशिप में मैंने आपको परसों डायग्राम बना के बताया था। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, बोथ आर द डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, पहला आपका स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है यहाँ पर क्या है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब स्टैंडर्ड से है। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप कहते हैं कि यार कोई अच्छा स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं है, यानी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, या आप ये कहते हैं कि दिस इज़ ऑफ लो स्टैंडर्ड और दिस इट इज़ ऑफ हाई स्टैंडर्ड और गुड स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि दैट विल ऑलवेज गुड, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब एक पर्टिकुलर एक लेयर बनना या एक पर्टिकुलर जो है एक पैमाना होना, वो स्टैंडर्ड कहलाता है। स्टैंडर्ड दैट में भी आपका एक वॉल्यूम बोल लें कि एक इतने वज़न का, या हम कहें कि एक क्वालिटी का, या हम कहें एक साइज़ का। तो स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं कि आपका जो 4 इंच साइज़ जो स्टैंडर्ड हो सकता है, 3 इंच स्टैंडर्ड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि आपकी जो टेक्निक में कहता है टेलर कि आपका स्टैंडर्डाइजेशन कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी प्रोडक्ट देयर मस्ट बी द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, and standardization is not a merely once. Standardization start from the start to last, कि स्टैंडर्डाइजेशन आपका शुरू से लेकर लास्ट तक आपका चलता है, ये केवल एक बार में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके अंदर आपका जो है ये स्टार्टिंग से आपका सिलेक्शन ऑफ टूल्स, आप अगर एक्स टाइप के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स क्वालिटी का आपके टूल्स होने चाहिए, एंड इक्विपमेंट एंड मशीन्स टू यूज़ मैक्सिमम आउटपुट बाय कीपिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और इसमें जो है आप उसी प्रकार के मशीन्स टूल्स अपने वर्कर्स और आपका रॉ मटेरियल होना चाहिए जिस प्रकार का आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है स्टैंडर्ड का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल क्वालिटी से है, इसका मतलब सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर साइज हो गया, टाइप हो गया, वेट हो गया, मेजर्स हो गया, क्वालिटी प्रोडक्ट ये आपके पास में हो गया। तो ये जो है आपके अलग अलग स्टैंडर्ड्स आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आपकी टेक्निक ये कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि लोग आपकी आंखें बंद करके कोई सामान ले ले, आप जिस प्रकार से आप जो है आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लो कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, कोका कोला की बोतल है, इफ़ यू आर द 4 फ्रेंड्स यू परचेज द कोका कोला 4 बोटल्स, तो आप उनको बिना पूछे कोई बोतल आप ले लेंगे क्योंकि आपको पता है कि उनका स्टैंडर्ड एक जैसा है। एक जैसे का मतलब सभी क्वालिटी एक जैसी है, क्योंकि उसमें इस प्रकार का जो है एक बना रखा है कि उसमें सभी प्रकार के कंटेंट एक जैसे होंगे। तो ये स्टैंडर्ड हुआ। ठीक है, तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो आप मेंटेन करेंगे तो उससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उससे बढ़ती है और जो कन्फ्यूजन है वो कम से कम हो जाता है। तो इसमें आपका जो है कई प्रकार की टेक्निक्स हैं आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, जैसे केंजन हो गया, 6 सिग्मा हो गया, ये टेक्निक आगे आएंगी, ये यूज़ की जा सकती हैं इन कंपनीज के अंदर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। आपकी कंपनी जैसे नोकिया है, एप्पल है, नाइके है, वीडियोकॉन है, ये इन टेक्निक को जो है यूज़ करते हैं। तो ये आपका होगा जी स्टैंडर्डाइजेशन। तो आपकी जो नेक्स्ट टेक्निक ये कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हुआ कि टू प्रोड्यूस ए क्वालिटी प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन।
एंड दैट कैन बी मेंटेन बाय द डिफरेंट टेक्निक्स विच वी विल डिस्कस द लेटर ऑन। तो आपका स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? पहले रेड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स द साइज, टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कि आपका जो है स्टैंडर्डाइजेशन बना लिया तो आपके जो प्रोडक्शन है उसकी जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट वो कम हो जाएंगी। आप बनाते हैं, मान लो कि आप बिना किसी स्टैंडर्ड के धड़ाधड़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और धड़ाधड़ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें आपके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स निकलेंगे। कि मान लीजिए कि आपको सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक जो है कोई आपका पोर्टर जो पोट्री बना रहा है, आप पोट्री बना रहा है तो उसमें वो कितने भी मिट्टी लेकर के कैसा मटका बना दिया, कैसा ही कर दिया उसने, तो उसका स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं है। पर अगर वही पोट्री मशीनों से बनती है तो एक स्टैंडर्ड साइज जो वो कले लेंगे और उससे जो है स्टैंडर्ड साइज की सारी चीज़ें बनेंगी, तो उनमें एक जैसी क्वालिटी, एक जैसा स्टैंडर्ड आ गया, तो उसमें आप 1, 2 या 3 या 4 प्रकार के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। तो उसमें आपकी जो सीरीज है, जो प्रोडक्ट की सीरीज है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी उसको आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहता। अगर आप स्टैंडर्ड नहीं बनाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइप के हो जाएंगे और उससे आपका कन्फ्यूजन जो ज़्यादा रेज होगा। दूसरा, अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेज। कि आपके इंटरचेंजेबिलिटी ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर स्टैंडर्ड चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड चीज़ अगर ब्रेक डाउन हो गई तो कोई दूसरी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो यानी इंटरचेंज जो उसका आपका अलाउ है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आपके जितने गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स हैं, तो अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो आप मिस्त्री के पास लेके जाते आपको उसका स्पेयर पार्ट मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि एक उनका स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चीज़ इंटरचेंजेबिलिटी हो जाती है। और तीसरा ये फ़ायदा होगा कि मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर आप स्टैंडर्ड रखते हैं तो क्वालिटी हर स्टैंडर्ड की अपने अपने होगी, तो वो मेंटेन की जा सकती है। टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन एंड मशीन, और इससे जो मैन और मशीन का स्टैंडर्ड भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यानी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्डाइजेशन से आप एक पर्टिकुलर लाइन के प्रोडक्ट बना सकते हैं, उससे आप कम से कम प्रोडक्ट की लाइन आप रख सकते हैं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन का ये फ़ायदा होगा। अब दूसरा आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट इतने नहीं होने चाहिए आपके पास में कि उससे आपका कन्फ्यूज़न रेज हो जाए। कि आप जो है मान लो कि आप स्लीपर्स बनाते हैं, चप्पलें बनाते हैं, चप्पलों के अंदर आप जो है 1 नंबर का, फिर आप कर लो कि 1.4, 1.25, 1.5, 1.75, 1 और 2 नंबर का, तो आप जो है एक एक नंबर में 4 साइज हो गए। अब आपके 10 नंबर तक जो है आपके 40 प्रकार के साइज हो गए। अब इतने सारे उनको जो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये कहता है आप सिंप्लीफिकेशन भी आप रखिए कि आप जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी है प्रोडक्ट के अंदर और साइज है उनको आप ख़त्म कर दीजिए। उससे ख़त्म कर दोगे तो क्या होगा कि आपके कम से कम लेबर की, कम से कम मशीन की और कम से कम मेंटेनेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो उसका ये फ़ायदा मिलेगा। यानी सिंप्लीफिकेशन को एक बार दोबारा से फिर मैं आपको बता दूं कि आपका जो है एक जो कंपनी थी जो कि कागज़ बनाती थी यूएसए की, वो जो है उसने 2000 टाइप के वो पेपर्स बनाती थी। ठीक है, उनमें साइज़ जो है वो या तो विड्थ कम कर देती थी या हाइट कम कर देती थी या थिकनेस कम कर दिया, कुछ कर दिया, तो 2000 टाइप के वो पेपर्स बनाती थी। और 2000 टाइप के पेपर्स हैं। अब कोई कंज्यूमर किस टाइप का मांगता है, कोई किसी प्रकार का मांगता है, किसी की डिमांड ही नहीं है, तो 2000 टाइप के रिकॉर्ड्स उनको रखने पड़ते, 2000 टाइप की मशीन्स, 2000 टाइप के वर्कर्स उनको रखने पड़ते। उन्होंने क्या किया कि इसको रिड्यूस करके और सिंप्लीफिकेशन करके उसको 200 प्रकार के पेपर्स पे ले आए। तो क्या हुआ कि इससे 1800 प्रकार की जो वेराइटीज़ थी वो उनकी कम से कम हो गई। तो यानी यहाँ पर कन्फ्यूज़न कम हो गया। इसी प्रकार से मान लो आप अगर चप्पलें बनाते हैं तो चप्पलें मान लो 1 से लेकर के और 10 नंबर तक के आपके स्लीपर्स बनाते हैं, तो आप अगर इसमें यहाँ पर अगर 1.25 सवा नंबर का, आप 1.5 नंबर का, आप जो है 75 2 नंबर, 2.25 नंबर का, तो 2 नंबर का, ऐसे अगर चप्पलें बनाएंगे तो एक में कितने हो गए? 4 हो गए, और 10 मार्क्स तक तो आपके 40 हो गए। तो 40 प्रकार के ना उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आगे इससे बोला सिंप्लीफिकेशन यही है कि भैया आप सीधा जो है चप्पलें बना रहे हो वो सिंप्लीफिकेशन कर दो कि 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक की होंगी। अगर किसी भाई को जो है अगर आती मान लो कि 2.25 नंबर की,
तो वो 2 नंबर की चप्पल ले ले भैया, उसको 2.25 नंबर की नहीं मिलेगी। जिसको मिलती है जिसका 1.5 नंबर की, तो 1.5 नंबर की या तो भैया वो 1 नंबर की ले ले और 2 नंबर की ले ले, ठीक है। उसको ये नहीं कि उसको 1.5 नंबर की चप्पल अलग से मिलेगी। तो आप जितना सिंप्लीफिकेशन रखेंगे उतना ही आपका जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ेगी। तो टेलर ये कहता है कि आपका स्टैंडर्डाइजेशन से भी आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि टेलर वाज मेनली बिलोंग टू द प्रोडक्शन एरिया। तो वो उसी टेक्निक को ज़्यादा बता रहा है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, स्टैंडर्डाइजेशन से प्रोडक्शन बढ़ेगा और सिंप्लीफिकेशन से भी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये भी इसका फ़ायदा है। और उसके बाद में जो है आपका कह रहा है कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। फ़ायदे ये है कि ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, अगर आप सिंप्लीफिकेशन हो गया तो यूनिफॉर्मिटी होगी, 1 नंबर की चप्पल एक जैसी मिलेंगी, 2 की 2 जैसी मिलेंगी, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी होगी, अगर 1 नंबर का एक जोड़ा खराब हो गया तो दूसरी चप्पल साथ में लगा करके उसको आप बेच सकते हैं, तो इंटरचेंजेबिलिटी भी हो जाएगी। सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं कि 1 नंबर की क्वालिटी कैसी होगी, 2 की कितनी, 3 की कितनी, ये होंगी। और सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटीज़, हर बिजनेस एक्टिविटीज़ का स्टैंडर्ड आप सेट कर सकते हैं। और टू रिड्यूस द गिवन द लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स अप द टाइप एंड साइज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, तो आप जो है इस प्रकार से प्रोडक्ट के साइज को फिक्स कर सकते हैं, टाइप को फिक्स कर सकते हैं। तो ये आपके फ़ायदे थे जी। और थर्ड करें कि वर्क स्टडी, ठीक है। तो आपका जो एक टेक्निक हो गई थी फंक्शनल फॉर्मेटशिप, दूसरी हो गई थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन, तीसरा वर्क स्टडी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वर्क स्टडी है। तो टेलर जो है एक्चुअली, क्योंकि वो काम करता था फैक्ट्री में काम करता था, और उसने फैक्ट्री के अंदर जो माइंस के अंदर उसने देखा, तो उसने कहा कि भैया कुछ स्टडीज़ करने की ज़रूरत है जिससे कि वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो पहला तो उसने कहा कि फटीग स्टडी, वर्क स्टडी का एक पार्ट उसने किया। नंबर 1 फटीग स्टडी, FATIGUE, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी जो है वो आपके फटीग का आता है वो थकान, फटीग स्टडी। तो टेलर कहता है कि व्हेन ए वर्कर इज पुट ऑन द वर्क एंड ही वर्क्स कंटिन्यूसली, नेचुरली ही गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद में थकान हो जाएगी, तो उसकी एफिशिएंसी जो वो गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये कहता है कि वर्कर को जो है उसका हमें देखना चाहिए कि उसको जो है कितना टाइम हमें देना चाहिए, यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी इसमें हमने रेस्ट इंटरवल देखना चाहिए कितना होना चाहिए, रेस्ट इंटरवल आपका कितना होना चाहिए, तो ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, आपका रेस्ट इंटरवल की ड्यूरेशन जो वो कितनी होनी चाहिए। और तीसरा कहता है कि नंबर ऑफ रेस्ट, ये आपका कहता है कि आपकी फटीग स्टडी में टेलर ये बोलता है कि व्हेन ए पर्सन इज पुट ऑन द वर्क and he has to ask work for 8 hours, naturally he will get tired after some time, and therefore we have to fix the rest interval, means after what time he must give the rest interval, duration of rest interval, उसको कितना समय रेस्ट दिया जाना चाहिए, नंबर ऑफ रेस्ट उसको कितने दिए जाने चाहिए, ये हम डिसाइड करें। अब पहला कहता है कि रेस्ट इंटरवल, अब एक वर्कर को हमने काम पे लगाया, वो तो थोड़ी देर बाद में कह देगा कि मैं थक गया, मुझे रेस्ट चाहिए, 15 मिनट काम नहीं करेगा, आधा घंटा रेस्ट मांगेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जब पॉसिबल नहीं है तो रेस्ट इंटरवल के लिए हम क्या करें, इट इज़ नॉट ऑन द विल ऑफ द मैनेजर, इट इज़ नॉट विल ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज़ ऑन द विल ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फटीग की साइंटिफिक स्टडी कीजिए कि आप जो है उसको काम पे लगाइए वर्कर को, और ऑब्जर्व कीजिए कि कितनी देर बाद में उसकी एफिशिएंसी गिरनी शुरू हो जाती है, और आप ये काम जो है कई बार करिए, कई वर्कर्स के ऊपर करिए, और लास्टली आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एक वर्कर जो है वो 3 आवर्स के अंदर उसकी जो है एफिशिएंसी गिरनी शुरू हो जाती है। तो यानी आपका जो है पहला रेस्ट इंटरवल जो 3 आवर्स के ऊपर होना चाहिए। इसी प्रकार से ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, अब उससे आप जो है हैवी काम ले रहे हैं, उससे उसकी जो एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई तो उसको कितने समय के लिए रेस्ट लेना चाहिए, उसको आफ्टर 3 आवर्स उसको 10 मिनट का रेस्ट होना चाहिए या 30 मिनट्स का रेस्ट होना चाहिए, कितना रेस्ट होना चाहिए, तो वो हमने देखना है।
तो उसमें भी यही साइंटिफिक स्टडी आपकी होगी, उसके बाद हम रेस्ट देंगे। नंबर ऑफ रेस्ट, हम उसका नंबर ऑफ रेस्ट कितना दें, 8 आवर्स के अंदर कितना नंबर ऑफ रेस्ट दें, या रेस्ट कैसे करें। ये हो सकता है कि आप जो है वर्कर को रेस्ट भी देना चाहते हैं, पर आप टाइम भी खराब नहीं करना चाहते, तो ये किया जा सकता है कि आप जो है उसमें शिफ्ट बना लीजिए कि आपकी 1 2 3 ऐसी शिफ्ट बना ली। 3 आवर्स के बाद जो वर्कर जो है वो होता है, तो इसमें से 3 आवर्स के अंदर जो है 1/3 जो वर्कर्स को इसको छुट्टी कर दीजिए 2 घंटे के लिए। फिर अगली शिफ्ट में 1/3 वर्कर्स की छुट्टी कर दी 2 घंटे के लिए। अगली शिफ्ट में 1/3 वर्कर की छुट्टी कर दीजिए। तो आपकी शिफ्ट पूरी चलती रहेगी, क्योंकि नए वर्कर्स जुड़ते रहेंगे और पुराने वर्कर्स जो वो रिलीव होते रहेंगे, और इस प्रकार से आपके वर्कर्स को जो पूरा रेस्ट इंटरवल भी मिलता रहेगा और आपका वर्क जो है वो भी ढंग से चलता रहेगा। तो पहले ये क्या रहती है आपकी फटीग स्टडी। तो फटीग स्टडी का ये फायदा होगा कि इसके अंदर जो है रेस्ट इंटरवल जो है वो आराम से उनको मिल जाएंगे और उनकी एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा आपका कहता है मेथड स्टडी। ये दूसरा आपका मेथड स्टडी, बी आपका मेथड स्टडी। मेथड स्टडी, तो आपका फटीग स्टडी में तो आपकी 3 चीज़ों को हमने एनालाइज किया था। अब कहता है कि मेथड स्टडी, मेथड स्टडी का मतलब हुआ कि आपका काम करने की टेक्निक आपके पास कौन सी होगी, किस तरीके से आप काम करेंगे, कौन सा जो है आपका प्रोडक्शन का बेस्ट है और मिनिमम एक्सपेंस वाला होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका हम कहें कि एक जगह वर्कर्स हैं कि जहाँ पर आप जो है वो शूज़ बनाते हैं, और शूज़ बनाते हैं तो उसमें 2 प्रकार के तरीके से दो मेथड हो सकते हैं आपके प्रोडक्शन के। एक मेथड तो हो सकता है कि आप जो है वो कैपिटल इंटेंसिव करें, यानी वर्कर्स को ज़्यादा लगाएं, मैनुअल जो जूतों को बनवाएं। दूसरा आपका हो सकता है कि आप उसे मशीनों को यूज़ करें, ठीक है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव इसमें लेबर ज़्यादा लगाएं और कैपिटल इंटेंसिव इसमें पैसे आप ज़्यादा लगा के, मशीनें ज़्यादा लगा करके आप करें। अब उसमें आप देखेंगे कि आपका जो मेथड कौन सा बेटर है। अगर आपने स्टडी की कि लेबर इंटेंसिव जो है वो आपके लिए सस्ता है, तो आप उस मेथड को यूज़ कीजिए, ठीक है। और आपको लगता है कि कैपिटल इंटेंसिव है, सस्ता तो पड़ता है, पर आपका कैपिटल कम या ज़्यादा, तो उसका एडजस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आपका प्रोडक्शन बढ़ाने के अंदर मेथड है स्टडी जो वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा जरूरी